everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the current affairs series of CBL, जिसमें आज हम लोग करेंगे social issues के current affairs which are from 14th of August to 20th of August। तो हम देखते हैं कि भाई आज हम लोगों ने इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कम्युनिटी पोलिसिंग। कम्युनिटी पोलिसिंग क्या चीज़ है? ये रिसेंटली अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है उम्मीद के नाम से। हमारे काम की चीज़ ये है कि जो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट है ये क्या चीज़ है और आप इसको यूज़ करके कैसे सोसाइटी में सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं इन प्रिवेंटिंग द क्राइम रेट्स। तो पूरा कंसेप्ट जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके क्या पॉजिटिव्स होते हैं, इसके क्या नेगेटिव्स होंगे और जो नेगेटिव्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या क्या आप लोग और वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो जितना भी कंसेप्ट का पूरा पार्ट होगा दैट विल कवर इन दिस टॉपिक। सेकेंड हम लोग करेंगे संवाद इनिशिएटिव। संवाद इनिशिएटिव भी अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया है क्योंकि इसको लॉन्च किए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। तो अभी संवाद 2.0 इनिशिएटिव है बेसिकली। तो ये कैसे किस चीज़ से एसोसिएटेड है? क्या ये मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है? अगर हाँ तो फिर किस तरीके से इसमें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नए नए प्रोविजंस सरकार लेकर आएगी और इसके साथ साथ और पहले ऐसे कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं जिनकी वजह से इंडिया में अभी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोग चर्चा करनी शुरू कर चुके हैं। अदरवाइज अभी 5-6 साल पहले तक मेंटल हेल्थ जैसा कोई इशू ही नहीं होता था, लेकिन अब रिसेंटली मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो सरकार ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी हेल्पलाइंस, कौन कौन से एक्ट पास किए हैं, दैट विल ऑल्सो कवर इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंडियाज वाटर क्राइसिस एंड विमेन। रिसेंटली डाउन टू अर्थ मैगजीन में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था कि भाई इंडिया में व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर क्राइसिस और ये वाटर क्राइसिस किस तरीके से जो विमेन की पोजीशन है इन द सोसाइटी उसको हैम्पर करेगा या उसको अफेक्ट करेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस इन इंडिया एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द विमेन इन अ सोसाइटी। क्लियर है? तो अपन ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपको हल्के से प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनकर किस तरीके से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं और साथ में मेंस के आंसर्स को लिखने के लिए आपको ये चीज़ें किस तरीके से इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में एडअप या सब्ट्रैक्ट करनी है। तो वो चीज़ें हल्की सी हम लोग हर टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। चलो फिर शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक कम्युनिटी पुलिसिंग। न्यूज़ में क्यों था हम लोगों ने देख लिया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है उम्मीद। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रीलिम्स में कि भाई उम्मीद इनिशिएटिव रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, ये किसके रिगार्डिंग है ना? तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि इट इज़ रिगार्डिंग द कम्युनिटी पुलिसिंग। और अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें तो इसका जो बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है दैट इज अ पुलिसमैन इज अ सिटीजन विद यूनिफॉर्म एंड अ सिटीजन इज अ पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। दोनों के ही जो काम है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कम्युनिटी का कोई सिटीजन हो, दोनों का ही काम ये है टू मेंटेन द सोशल हार्मनी, टू मेंटेन द सोशल स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। तो जो पुलिसमैन है वो भी एक सिटीजन है, उसका भी यही काम है कि भाई सोसाइटी में हार्मनी बनाए रखी जा सके। और जो सिटीजन है वो भी एक पुलिसमैन की तरह काम करेगा कि उसके आसपास के एरिया में क्राइम थोड़ा सा कम हो, तो उसके लिए उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी उसने इंक्रीज करनी है। तो ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। जब भी कोई क्वेश्चन कम्युनिटी पुलिसिंग पर मेंस में आए तो आपने ये प्रिंसिपल ज़रूर लिखना है कि भाई आप इस लाइन से पूरा का पूरा कम्युनिटी पुलिसिंग का फिनोमेना बहुत इजीली, बहुत साफ और बहुत क्रिस्प वर्ड्स में समझा सकते हैं। तो ये आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द एसेंस ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग इज टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन पुलिसमैन एंड सिटीजन। इंडिया में क्या है, हल्का सा ट्रस्ट डेफिसिट है
बिटवीन सिटीजन एंड द पुलिस वर्कफोर्स, कि सिटीजन्स को लगता है कि जो पुलिस है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, जो सिटीजन्स हैं उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए काम नहीं कर रही है। कई बार किसी जैसे आ जाते हैं जहां पर आप FIR लॉन्च करवाने के लिए गए हैं बट आपको जस्टिस नहीं मिला है, आपकी FIR नहीं लॉन्च हुई, या फिर आपके साथ वहीं पर ही हैरेसमेंट का केस कोई हो गया है ना। तो ऐसे सारी कई चीज़ें हैं जहां पर पुलिस से लोगों को काफ़ी इश्यूज रहते हैं। तो एक जो गैप है बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है अब। तो इसी गैप को कम करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग जैसा फिनोमिना हर स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, क्योंकि पुलिस इज अंडर द स्टेट सब्जेक्ट। इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जिसमें से एक ये दिल्ली वाला है, उम्मीद इनिशिएटिव। तो बेसिक प्रिंसिपल है टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन पुलिसमैन एंड सिटीजन टू सच एन एक्सटेंट दैट द पुलिसमैन बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी दे सर्व, कि भाई आप भी इस कम्युनिटी का ही पार्ट हैं और आपका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो आपको ये वर्दी दी हुई है तो एक तो इसका ही फ़र्ज़ आपने अदा करना है, और साथ में आप कम्युनिटी के मेंबर होने की वजह से आपकी सोशल ऑब्लिगेशन बनती है कि सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करें। तो ये बेसिकली है फिनोमेना ऑफ द कम्युनिटी पुलिसिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बेसिकली वही है कि भाई जहाँ पर एक जो पुलिसमैन है वो लोगों के साथ इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है कि भाई आपका भी ये काम है अपने पूरे एरिया में हार्मनी को मेंटेन करना। लेकिन जो कम्युनिटी में सिटीजन्स हैं, दे आर नॉट द पुलिसमैन, उनके पास कोई लीगल पावर्स नहीं है कि भाई हमने आपको एज अ कम्युनिटी पुलिसिंग का पार्ट बनाया है तो आपके पास लीगल पावर है लोगों को अरेस्ट करने की। बस इतना सा हल्का सा डिफरेंस ध्यान में रखना है कि कम्युनिटी पुलिसिंग में जो सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली बात तो दे आर वॉलंटरी, खुद से ही वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर जस्ट मेकिंग द वर्क ऑफ पुलिस वर्क फोर्स ईजी, कि भाई अगर कहीं पर भी कोई चीज़ होती है, किसी को किसी पर शक होता है या फिर लगता है कि यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई एक्टिविटी बहुत चल रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने पास करनी है टू द पुलिस, ताकि अब पुलिस अपने लेवल पर थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, क्योंकि दे हैव द लीगल पावर्स, सिटीजन्स डो नॉट हैव द लीगल पावर्स। तो यही चीज़ें बताया गया है कि भाई जहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो पुलिस का सिटीजन्स के साथ में, ताकि सोसाइटी में आपका जो पूरा एरिया है वहाँ पर हार्मनी मेंटेन की जा सके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रस्ट डेफिसिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज जितने भी चाहे रिजॉल्विंग द लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किसी भी ज़मीन का मसला हो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो, या फिर टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिस एरिया में ये पूरी की पूरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई यहाँ पर क्राइम रेट हल्का सा कम है, वहाँ पर लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर पाते हैं। और जब लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करेंगे तब उनकी जो एफिशिएंसी होती है काम करने की, वो बहुत मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाती है। और इसीलिए सोसाइटी में चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो चाहे सोशल ग्रोथ हो, उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो सिटीजन है उसका ये भी काम है कि साथ साथ अपने पोटेंशियल के साथ काम करने के पुलिस की भी एक वॉलंटरी तरीके से हेल्प करे, टू बिकम अ अवेयर सिटीजन। एक अवेयरनेस आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि पुलिस अपना काम थोड़ा इजी तरीके से कर सके। क्लियर है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि व्हाट बेनिफिट्स डू द कम्युनिटी पुलिसिंग हैव, तो अगर हम देखिए फर्स्ट है नो गवर्नमेंट फंड्स आर रिक्वायर्ड। जैसा कि हमने बोला कि भाई जो सिटीजन्स हैं उनको हम लोगों ने कोई लीगल पावर नहीं दी है, ना हम उनको कोई सैलरी दे रहे हैं, बट एक तरीके से वॉलंटियर बनकर वो अपना काम निभा रहे हैं। इसीलिए किसी भी तरीके के गवर्नमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और विदाउट गिविंग द फंडिंग वी कैन इम्प्रूव द स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम्स इन दैट सोसाइटी। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। सेकेंड है एनहांसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट क्राइम एंड डिसऑर्डर, कि क्राइम थोड़ा सा कम हो जाता है, डिसऑर्डर्स कम हो जाते हैं। असिस्ट ट्रेडिशनल पुलिसिंग, अगर हम नॉर्मल अभी इंडिपेंडेंस से पहले की भी बात करें
तो वहाँ पर क्या होता था, पूरे सोसाइटी में, पूरे गांव में कुछ लोग चुने जाते थे कि भाई अब आपका ये काम है कि आपने यहाँ पर पुलिसिंग का काम करना है, ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके, है ना, कोई डाकू वगैरह ना आ जाए। तो वैसा ही ट्रेडिशनल पुलिसिंग को दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत मतलब बहुत नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। इसीलिए हम बेसिकली पुरानी चीज़ों को ही रिजुविनेट करने की बात कर रहे हैं। फिर आपका ब्रिजेस द गैप ऑफ ट्रस्ट ऑब्वियसली बिटवीन द पुलिसमैन एंड द सिटीजन्स, एनकरेजेस सोशल इंटरैक्शंस। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उनका कल्चर जानेंगे, उनका वे ऑफ लाइफ जानेंगे, और इसी वजह से ज़्यादा कम्युनिकेशन की वजह से जो एक इंटरैक्शन होती है लोगों के बीच में, उससे लोगों को जानने का मौका मिलता है, और इसी तरीके से वहाँ पर स्टेबिलिटी की मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाती है। यू ट्राई टू एक्सेप्ट द कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, तो इसीलिए वहाँ पर क्राइम रेट भी हल्के से कम होते हैं। पुलिस एंड पब्लिक शेयर क्रेडिट एंड डिसक्रेडिट। अगर किसी एरिया में क्राइम रेट कम हो गया है आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, तो ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जाएगा? पुलिस को भी जाएगा, पब्लिक को भी जाएगा। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका डिसक्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पुलिस पे नहीं जाएगा, कम्युनिटी पर भी जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस वर्कफोर्स। तो यहाँ दोनों का ही जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है डिसाइड की जाती है। रिवॉर्ड पनिशमेंट इस तरीके से नहीं कि भाई कोई पनिशेबल ऑफेंस है अगर क्राइम रेट बढ़ गया है तो, बट जो एक क्रेडिट और डिसक्रेडिट की हम बात कर रहे हैं उसकी टर्म्स में ही हम बोल रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स फील सेफ इन हिज एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसको ये पता है कि जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, इसीलिए उसके दिमाग में भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो किसी भी तरीके का कोई डिसहार्मोनियस वर्क नहीं होगा, या फिर इंस्टेबिलिटी नहीं कॉज होगी, या फिर मुझ पर भी अटैक नहीं होगा। तो एक सिक्योरिटी बनी रहती है पुलिसमैन के दिमाग में। रिलायबल एंड वर्केबल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जैसे कि हमने बोला कि भाई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि सिटीजन वहाँ पर रहता है ना। पुलिस वाले तो बहुत दूर वाले एरिया में रह रहे हैं, सिटीजन को ज़्यादा पता है कि इस एरिया में कौन सी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है ना, कौन सा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, किस पर शक ज़्यादा होता है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इनकलकेट्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी पब्लिक। जब हम बात करते रहते हैं कि एवरीबडी हैज़ फंडामेंटल राइट्स, एवरीबडी हैज़ लीगल राइट्स, हम लोग ये कभी नहीं कहते कि एवरीबडी हैज़ सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल। तो ये ड्यूटी है सिटीजन की, अगर उसको अपने राइट्स, अपने चाहे वो राइट्स चाहे फंडामेंटल हो चाहे लीगल राइट्स हो, अगर वो एक्सरसाइज करने हैं तो देयर शुड बी सम अपलिफ्टमेंट ऑफ द ड्यूटीज़, है ना। तो ये सारी भी जो चीज़ें हैं ये इंश्योर करती हैं। पुलिस एंड द पब्लिक आर अकाउंटेबल टू ईच अदर। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है कि भाई कोई भी चीज़ अगर हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रहते हैं। एंड इट प्रमोट्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन दी सोसाइटी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब है जहां पर लोगों की बातें भी सुनी जा रही हैं, जो लोगों के डिसीजंस हैं वो भी माने जा रहे हैं, और वो तभी माने जाएंगे जब लोग अपनी तरफ से वॉलंटरीली तैयार होंगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के, है ना। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का फिनोमिना क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिए। अगर मैं इसकी नेगेटिव्स की बात करूं, व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ द कम्युनिटी पुलिसिंग। फर्स्ट है आपका पुअर पब्लिक इमेज ऑफ द पुलिस वर्कफोर्स। जैसा कि हमने बोला कि हमेशा सिटीजन्स को ये लगता है कि पुलिसमैन उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, और कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए हैं जहां पर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। कुछ अमाउंट ऑफ करप्शन भी अवेलेबल है पुलिस वर्कफोर्स में, तो इस वजह से लोगों को अपने काम करवाने में काफ़ी दिक्कत आती है, और इसीलिए उनको लगता है कि जब ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हम इनकी हेल्प क्यों करें, है ना। तो एक ये कम्युनिटी पुलिसिंग को इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको जो ट्रस्ट मिस गैप है बिटवीन दी पुलिसमैन एंड द सिटीजन्स, ये फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज सिटीजन्स वोंट बी अवेलेबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू पुलिस वर्कफोर्स। तो ये इमेज को सुधारने की बड़ी ज़रूरत है।
पुअर कस्टमर सर्विस प्रोसीजर्स विद इन दी पुलिस वर्क फोर्स। बहुत ज़्यादा आपको स्टेटमेंट से क्लैरिटी मिल रही है कि पुलिस वर्क फोर्स में जो कस्टमर सर्विस प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो एफआईआर को लॉन्च करना हो, चाहे कोई भी लॉयर्स वगैरह प्रोवाइड करने हो, चाहे बेल के लिए आप गए हैं, है ना, तो चाहे आप मिलने के लिए भी गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं या फिर लोगों के बारे में नहीं सोच के बात करते हैं। तो इसीलिए इनको लगता है, सिटीजन्स को ही लगता है कि जो पुलिस है वो इनसे अलग है। लोग डरते भले ही हैं लेकिन इनके रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इसी चीज़ को फिल करने के लिए हमें काम करना है, बिकॉज दिस ट्रस्ट डेफिसिट वुड कॉस्ट सोसाइटी थाउजेंड्स ऑफ नेगेटिव्स। तो इसीलिए हमें सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। इट माइट लीड टू विजिलेंटिज्म एंड मॉब जस्टिस। कई बार लोग हैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम तो वॉलंटियर हैं, हम तो कम्युनिटी पुलिसिंग का पार्ट हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको ये पावर है कि लोगों को वो जाकर क्वेश्चनिंग कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। तो कई बार वो लोगों को हरास भी करते हैं, विजिलेंटिज्म या फिर मॉब जस्टिस, कि भाई जो चीज़ लीगली तो सही होती है बट मॉरली लोगों के हिसाब से गलत होती है ना। तो इस तरीके से लोग जो हैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ दिस कम्युनिटी पुलिसिंग। एंड नेक्स्ट है आपका बिलीफ बाय द रेजिडेंट्स दैट क्राइम इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम पीपल। कई बार लोगों को लगता है कि यार ये पर्सन जो है छोटी मोटी चोरी वगैरह करके अपना काम चला रहा है, तो क्यों इसकी कंप्लेन करनी हमें पुलिस में, इसके बच्चे वरना भूखे मरेंगे, है ना। तो ये सब सोच के जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं टू द पुलिस, और इसी वजह से जो क्राइम रेट है वो धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ जाता है उस पूरे एरिया में। देयर इज एन थ्योरी जिसको हम कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड ब्रोकन विंडो थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर स्मॉल एक्ट्स ऑफ डिवियंस पनिश नहीं किए जाते तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े एक्ट ऑफ डिवियंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को, अगर उस बच्चे ने 10 या 20 रुपए चोरी किए हैं, अगर आप उसको उस टाइम पर नहीं डांटते हैं या उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं, तो आगे जाकर वो 10 या 20 रुपीस की नहीं, लाखों या करोड़ों की चोरी करेगा, है ना। तो इसीलिए बड़े बड़े क्राइम्स को होने से बचाने के लिए आपको जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं उनको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। एंड दिस इज सेड अंडर दिस ब्रोकन विंडो थ्योरी। तो ये है कंसेप्ट आपका कम्युनिटी पुलिसिंग का। तो इसमें इसका फिनोमिना क्या है, पॉजिटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे वे फॉरवर्ड कि भाई और किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनी वॉलंटियर अंडर द कम्युनिटी पुलिसिंग शुड बी अलाउड टू हेल्प पुलिस बट नॉट टू टेक द रोल ऑफ द पुलिस। आपने सिर्फ उनको सिर्फ असिस्ट करना है, ना कि उनका रोल इनकलकेट करके खुद ही पुलिस बन जाना है। अगर आपको पुलिस बनना है तो पेपर क्लियर करो और पुलिस बन जाओ, सिंपल। ऐसे कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू आप पुलिस का रोल नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वॉलंटियर्स का, वो भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो मॉरली डिग्रेडेड पीपल हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ दिस पुलिसिंग, और फिर अल्टीमेटली दैट लीड्स टू विजिलेंटिज्म एंड मॉब जस्टिस, जैसा कि हमने चैलेंजेस में डिस्कस किया। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करो पहले वॉलंटियर्स का, लोगों को ये बताओ कि भाई यू आर जस्ट असिस्टिंग द पुलिस, नॉट यू आर द पुलिस। इट इज अ फिलॉसफी नॉट अ प्रोग्राम। If the philosophy of community policing is not understood by all of those that are involved, then the program will not succeed. वही है कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग ओवरऑल जो अवेयरनेस है वो लोगों में आपने इनकलकेट करनी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, आपने क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो एवरीथिंग यू शुड टेल द पीपल। And the biggest obstacle that community policing and the community-based program have to face is the idea of change. So officers have to change the concept of policing and citizens have to be willing to accept that change. जो इंडियन सोसाइटी है या फिर कोई सोसाइटी है, किसी की हम बात कर लेते हैं, वो हमेशा बिलीव करती है होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस मतलब अ काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम जहां पर जो चीज जहां पर है वो वहीं पर रहे, वैसी ही रहे। चेंज को एक्सेप्ट करना हल्का सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का जो नया कंसेप्ट है ये हल्का सा चेंज लेकर आ रहा सोसाइटी में। इसीलिए जब तक आप लोगों को पूरे तरीके से अवेयर नहीं करवाएंगे कि व्हाट डू यू वांट टू डू, इसीलिए ये प्रोग्राम सक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर प्रोग्राम को सक्सीड करवाना है तो लोगों को पहले अवेयरनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, साथ में कुछ जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं वो चेक करने पड़ेंगे, और जो लोग हैं उनको चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए उनके अंदर जो एक इंटरनलाइजेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये है आपकी वे फॉरवर्ड हल्के से कि किस तरीके से आप कम्युनिटी पुलिसिंग के फिनोमेना को और भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। चलो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक तो न्यूज़ में क्यों था वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, साथ में अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें GS 2 में गवर्नेंस वाले पेपर में, जो GS 1 है सोसाइटी वाले पेपर में, तो दोनों ही तरीके से आपको चीज़ें क्लियर करनी है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे संवाद इनिशिएटिव। संवाद इनिशिएटिव है, रिसेंटली इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज द सेकेंड फेज ऑफ संवाद प्रोग्राम। अगर हम संवाद की बात करें तो संवाद इज सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। इसकी एब्रीवेशन ही इसको पूरे तरीके से डिफाइन कर रही है कि भाई एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर ऐसे बच्चे जो कि वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस में हैं या फिर डिस्ट्रेस में हैं या फिर उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, ऐसे एरिया में है जहां पर काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, ऑर्फन्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उनको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एडवोकेसी प्रोवाइड करेंगे कि भाई स्कूल्स में आपको जाना है या फिर आपके और क्या क्या राइट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कंपोनेंट है जहां पर उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में तुम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, साथ में जो मेंटल हेल्थ है उसके रिगार्डिंग भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो ये संवाद इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस प्रोग्राम इज एम्ड एट मेंटल हेल्थ आउटरीच फॉर चिल्ड्रन हु आर अबैंडन्ड एंड ऑर्फन्ड, चाइल्ड सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग और इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। या तो उनको किसी ने माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है या फिर उनके माँ बाप की डेथ हो गई है, वो ऑर्फन्स हैं। दे आर द चाइल्ड सर्वाइवर ऑफ ट्रैफिकिंग, जो ये ट्रैफिकिंग रैकेट्स होते हैं उसमें से ये भाग निकले हैं, और दे आर इन दी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे एरियाज जहाँ पर दंगे हैं या फिर बहुत अनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करवाना और उनकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना, बनाए रखना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सरकार ने ये संवाद इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये अपने को क्लियर है। और अगर हम देखें कि इससे पहले सरकार ने जो ऑर्फन्ड चाइल्ड हैं, जो स्पेशली कोरोना की वजह से ऑर्फन हुए हैं या तो उन्होंने पूरे अपने दोनों माँ बाप को खो दिया है, इसके लिए भी सरकार ने एक PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो स्कीम थी वो चलाई थी, जिसको हम लोगों ने पिछले कुछ टॉपिक्स में भी डिस्कस डिटेल में किया था। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई मेंटल हेल्थ का टॉपिक आ रहा है तो उसके पीछे जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी उसको भी हम साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि भाई पिछला सारा भूल गए और आगे वाला करते चले जा रहे हैं। तो मैंने इसमें पुराने वाले जो भी डेटा है वो भी कोट किया है। तो देखते हैं कि भाई क्या है ये संवाद इनिशिएटिव। फंड कहाँ से आएगा इसके लिए? इट इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, हमने देखा था कि एक तो होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च कि भाई किसने लॉन्च किया है, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है नीम हंस नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इट इज द एपेक्स सेंटर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एजुकेशन। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है कि किस तरीके से आप इंडिया की जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते वाले जो करंट अफेयर्स थे उसमें ये भी डिस्कस किया था कि नीम हंस ने प्रिजन और प्रिजनर स्टाफ को
जो प्रिजन का स्टाफ है, जो प्रिजनर है, उन दोनों की ही मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सजेशंस दिए हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि जो प्रिजन का स्टाफ है, जो प्रिजनर हैं, वो ठीक तरीके से वहाँ पर रह सके। तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। हम लोग अभी पिछले 2 हफ्ते की बात है ये मेनली, तो उसको आप रिवाइज करेंगे। और ये जो नीम हंस है ये किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। मिनिस्ट्री कौन सी, किसके अंडर आती है, ये अपने को पता होना चाहिए। इट इज द फैक्ट ऑफ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रखेंगे कि किसने ये लॉन्च किया है, कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो भी आपने ध्यान रखना है। दोनों अलग अलग हैं, ये भी चीज़ थोड़ा सा देख लेना कि ये इनिशिएटिव तो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, लेकिन जो नीम हंस है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलो नेक्स्ट, पर्पस क्या है? इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव एंड इंटीग्रेटेड रिसोर्स दैट वर्क्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ एंड साइकोसोशल केयर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। पर्पस अपने को पहले से क्लियर है कि भाई जो भी ऐसे बच्चे विच आर इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और इन द डिस्ट्रेस सिचुएशंस, हमें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, हमें उनकी मेंटल हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। दैट इज द पर्पस, ये हम ध्यान रखेंगे। और क्या क्या चीजें होंगी इसमें? इट एनकम्पासेस अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करिकुलम ऑन चाइल्डहुड ट्रॉमा, interventions for children in conflict with the law, forensics in child and adolescent psychiatry and mental health। ये हम बात कर रहे हैं करिकुलम की। इट इज द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करिकुलम। चाहे उस करिकुलम का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे कोई और पेरेंट्स हो, या फिर कोई और कम्युनिटी हो, इन सब को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि कोई भी जो चाइल्ड है वो अगर ट्रॉमा में है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे उसको हेल्प करनी है। या फिर जो भी सरकार है, ऐसे बच्चे जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया में स्टेबिलिटी को मेंटेन करें और सबसे पहले बच्चों को वहाँ से निकालें ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जा सके। तो ये ट्रेनिंग करिकुलम है फॉरेंसिक्स इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री और जो काउंसलर की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें ताकि बच्चे अपनी बातें ठीक ढंग से लोगों के सामने रख सके, है ना। तो ये बेसिकली आपका करिकुलम है विच इज द कंपोनेंट ऑफ दिस संवाद इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सीधा स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द संवाद इनिशिएटिव। उसमें किया आएगा कि भाई लोगों को या फिर सोसाइटी को या पुलिस को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करिकुलम भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें काउंसलिंग और जो साइकाइट्रिकल हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी। दैट स्टेटमेंट वुड बी ट्रू, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एंड एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, प्रोटेक्शन एंड केयर इन कंटेक्स्ट ऑफ अडॉप्शन। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स हैं, या तो वो सिचुएशन है जहाँ पर वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, या तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, या फिर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी देखी है जो कि बहुत हॉरिफाइंग या टेरिफिक है, तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा है, कुछ भी चीज़ें हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें और ज़्यादा सपोर्ट और एजुकेशन और मेंटल हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट दिलानी है। एक तो ये चीज़, एंड साथ में इन दी कंटेक्स्ट ऑफ अडॉप्शन कि ऐसे बच्चों को कोई पेरेंट्स अडॉप्ट कर लें, इसके लिए भी आपको कोई ना कोई मुहिम चलानी है ताकि ऐसे बच्चों को भी कोई घर मिल सके जहाँ पर वो सेफ रहे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ हम ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज प्रोवाइडिंग दी कोपिंग मैकेनिज्म फॉर चिल्ड्रन in distress by training close to 1 lakh stakeholders comprising child protection functionaries, tele-counselors, educators, law professionals among others। जैसा कि हमने बात करी कि हम लोग यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करिकुलम चलाएंगे। इस करिकुलम में हम लोग किन लोगों को काउंसल करेंगे, किन लोगों को ट्रेन करेंगे? चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज। जैसे इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स होते हैं,
तो इस एरिया में जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स हैं, वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो काउंसलर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, एजुकेटर्स, टीचर्स या फिर जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रेनिंग किसके लिए होगी, किस चीज़ के लिए होगी, किसको प्रोवाइड की जाएगी और बेसिक पर्पस क्या है इसका, ये अपने को क्लियर है। चलो, इंटीग्रेशन विद द लोकल बॉडीज। जब तक आपको ये नहीं पता है कि इस एरिया में ये चाइल्ड है जिसको कोई दिक्कत है या फिर ये डिस्ट्रेस में है, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए गवर्नमेंट और पुलिस को लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है, लोकल बॉडीज के साथ इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि दे आर एट द ग्रास रूट लेवल। उनको चीज़ें पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है और किसकी हालत किसकी वजह से खराब हुई है। तो जब आप लोकल बॉडीज का इंटीग्रेट करेंगे, इट विल इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल। यहाँ पर हम पंचायत की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्राम सभा वाले एरियाज की बात कर सकते हैं। तो देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ पुलिस विद द लोकल बॉडीज। दैट इज वन ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑफ दिस संवाद इनिशिएटिव। ये अपने को क्लियर है। चलो, अब अगर हम देखें मेंटल हेल्थ के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ। हमने संवाद इनिशिएटिव देख लिया, लेकिन जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन मेंस में मेंटल हेल्थ के ऊपर आए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल डिफाइन द मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट। तो इंट्रोडक्शन आपने हमेशा मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखनी है, जिसमें आप ये लिखेंगे कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिफाइन किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के द्वारा मेंटल हेल्थ एक वो चीज़ है जहां पर इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज। उसको पता है कि वो किस चीज़ के लायक है, उसका पोटेंशियल क्या है, कैन कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली and is able to make a contribution to his or her community। जहाँ पर बच्चे को अपनी स्किल्स के बारे में पता है, उन स्किल्स को यूज करके सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली काम कर रहा है और वो खुश है, ही और शी इज हैप्पी। तो ये हैप्पीनेस है बेसिकली जो कि बताता है कि अ पर्सन इज वेरी वेरी मेंटली हेल्दी। फिजिकल हेल्थ तो बाद में आएगी, बट दिमाग से जो बंदा हार गया है उसको हमें अपलिफ्ट करने के लिए ऐसे ऐसे जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। और मेंटल हेल्थ सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ये एडोलेसेंट में या फिर यूथ में ही डिप्रेशन देखा जाता है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड एंड टू द ओल्ड एज। हर कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, हर किसी के दिमाग में स्ट्रेसेस आते हैं, तो पूरी थ्रू आउट दी लाइफ आपको सपोर्ट मिलता रहे। दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ दिस संवाद, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस संवाद इनिशिएटिव। क्लियर है। चलो, तो आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंटल हेल्थ के बारे में, तो फर्स्ट यू वुड डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंट्रोडक्शन। चलो, सिनेरियोज इन इंडिया। अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया में मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्या डेटाज हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट है विच वॉज पब्लिश्ड इन द लैंसेट साइकाइट्री इन 2020 फरवरी। इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया में 197.3 मिलियन पीपल, अराउंड 200 मिलियन कह लो यार, 200 मिलियन जो पीपल हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स इन इंडिया। डिसऑर्डर्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, आपको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, आपको लोगों से बात नहीं करनी आती है ना, आपको भीड़ भाड़ में थोड़ा सा दम घुटता है, तो ये आपका मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं सारे के सारे। और इन सब में से भी जो डिप्रेशन है ये सबसे बड़ी मेंटल इलनेस है, और उसके बाद आती है आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पर आपको स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है और बॉडी में एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो जाती है
कि भाई अब क्या करें, आपके पसीने छूट रहे हैं पूरे के पूरे। तो ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं वहाँ पर आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करना बंद कर देते हैं। और मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट यही है कि यू कैन वर्क इन योर ओन एबिलिटीज, आपका पोटेंशियल को आप सिग्निफाई कर सको। जब आप यही नहीं कर पाओगे तो बेसिकली यू आर मेंटली अनहेल्दी। तो ये है इंडिया का सिनेरियो, जहां पर इंडिया में कितने नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पीपल प्रेजेंट हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट हैं इन द इंडियन सोसाइटी। ये अपने को डेटा भी हल्का सा ध्यान में रखना है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स टू द टोटल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डेली in India increased from 2.5% to 4.7% in 2017. डेली इज द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कि आपकी एक पूरी लाइफ है, अगर आपने इसमें जितने भी साल आपने डिसेबिलिटी में गुजारे हैं, चाहे आप मेंटली अनहेल्दी हो, चाहे आप कोई फिजिकली अनहेल्दी हो, अगर आप इसको निकाल दें तो कितने ईयर आपने बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से जिए। दैट इज द लाइफ यू लिव्ड। तो ऐसे लाइफ ईयर है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 4.7% हो गए हैं इन 2017। मतलब लोगों के जो साल हैं वो डिसेबिलिटी में ज़्यादा गुजर रहे हैं और हेल्दी रहने में कम गुजर रहे हैं। तो ये एक डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये बताने के लिए कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इतने सारे जो इनिशिएटिव चलाए हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है। बिकॉज ऑफ दिस डेटा कि इंडिया में इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है और इसीलिए सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लॉन्च करना पड़ना था। तो ये अपने को क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये हमने डिस्कस करना ही है। जब भी आप वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, जब भी आप कंक्लूजन की बात करते हैं, तो आप ये लिखते हैं कि सरकार ने इतने सारे इनिशिएटिव चलाए हुए हैं, अगर इन इनिशिएटिव को हम लोग इंटीग्रेट करके बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर सके तो इंडिया में जो मेंटल हेल्थ का इशू है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि पहला जो स्टेप है दैट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, NMHP। ये गवर्नमेंट चला रही है सिंस 1982। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नाम से ही क्लियर है कि जहां पर we want to address the huge burden of mental disorders and shortage of qualified professionals in the field of mental health। पहले क्या होता था, जो काउंसलर्स हैं, जो साइकाइट्रिस्ट्स हैं, वो भी अवेलेबल नहीं होते थे। इसीलिए जो भी पर्सन मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो कहाँ पर जाए, कैसे अपनी चीज़ों को ये सॉल्व करवाए। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें 2003 में एक इसको रीस्ट्रेटेजाइज किया गया था। इसमें 2 कंपोनेंट्स और ऐड किए गए थे। फर्स्ट कंपोनेंट था आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड मेंटल हॉस्पिटल्स, जहाँ पर जितने भी आपके मेंटल हॉस्पिटल्स हैं या तो हम लोग बनाएंगे उनको नए, या फिर जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं उनको हम लोग मॉडर्नाइज्ड करेंगे। एंड सेकेंड कंपोनेंट था अपग्रेडेशन ऑफ साइकाइट्रिक विंग्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड जनरल हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर भी अपग्रेडेशन करनी है, नए नए काउंसलर्स को लेकर आना है, नए नए साइकाइट्रिस्ट को लेकर आना है, ताकि लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड हो हॉस्पिटल की टर्म्स में या फिर सॉफ्ट हो डॉक्टर्स की टर्म्स में। तो दैट इज द program that Indian government is launching since 1982 to address the huge burden on the mental disorders and to cut the shortage of qualified professionals in the field of mental health। तो ये आपने हल्का सा प्रोग्राम का नाम ध्यान में रखना है और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट एक स्टैट्यूटरी बेसिस पर लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल करने का काम करता है कि भाई हर किसी के पास एक ये राइट है अंडर दिस एक्ट कि उसको प्रोफेशनल्स के थ्रू जो एक गाइडेंस है वो मिले और उसकी लाइफ में जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सके। और इसी को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने अंडर दिस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट
जो एक सेक्शन था अपना 309 ऑफ IPC, जहां पर सुसाइड वाज क्रिमिनलाइज्ड, कि अगर आप सुसाइड करते हैं और बाय चांस बच जाते हैं तो फिर आपको 1 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि बाद में हमने जो इश्यूज हैं उनको बहुत अच्छे से समझा कि भाई सुसाइड करने का जो रीज़न है वो बहुत लेट लेता है कोई भी पर्सन, और अगर ऐसे केस में आप उसकी हेल्प करने की बजाय उसको जेल में डाल देते हैं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसीलिए अंडर दिस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 द सेक्शन 309 ऑफ IPC वाज डीक्रिमिनलाइज्ड, और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही सुसाइड को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से जूझ रहा है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर से डील कर रहा है तो ऐसे पर्सन को हम लोग जेल में नहीं डालेंगे, बल्कि उसको हम लोग काउंसलिंग के थ्रू दोबारा से उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में एक तो ये चीज़ें हैं, और साथ में कि भाई इट गारंटीज एवरी अफेक्टेड पर्सन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विसेज रन और फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ये हर पर्सन का ये राइट बना देता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर हो रहा है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ये ट्रीटमेंट की बात करता है, ये डिक्रिमिनेशन ऑफ सुसाइड की बात करता है, एंड अल्टीमेटली इट इज लॉन्च्ड to implement the provisions of the United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities, जो कि इंडिया ने 2007 में रेटिफाई की थी, है ना। ये हल्का सा फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस कन्वेंशन में लिखी हुई थी, उसके कॉन्सोनेंस ही इसको बनाया गया है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या है और ये कुछ बाकी प्रोविजंस हैं इसके, इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के, जिसमें आप बात करेंगे कि इट बैन्स द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर्स बाय इलेक्ट्रिक शॉक्स, कि आप किसी भी माइनर को लेस देन 18 ईयर्स का जो बच्चा है उसको शॉक थेरेपी नहीं प्रोवाइड कर सकते, और अडल्ट के केस में भी बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी यू विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी। पहली चीज़ ये। फिर आता है आपका इट मैंडेट्स द यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स एंड एनेस्थीसिया फॉर इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी ऑन अडल्ट्स, और अगर आप अडल्ट्स के केस में ये इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं तो उस टाइम पर आपको उसको एनेस्थीसिया देना पड़ना है और उसको कुछ ना कुछ जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं ताकि जो बॉडी का पेन है वो कम से कम हो सके। पहली चीज़ ये। फिर है इट डिसअलाउज द सेक्लूजन और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन विद मेंटल इलनेस, कि भाई आपने किसी को कमरे में बंद कर दिया क्योंकि ये मेंटली इल है, अब उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अगर आप ऐसा करता पाए जाते हैं तो फिर ये एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज डीलिंग विद द मेंटल डिसऑर्डर तो आप इसकी इंफॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल से प्रोवाइड करें ताकि उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तीसरी चीज़ ये है। फिर है आपका राइट टू पर्सनल कम्युनिकेशन एंड प्रोहिबिट्स इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स पेशेंट। ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए था कि भाई अगर आप किसी भी पेशेंट को इल ट्रीट करते हैं, आप उसकी डिग्निटी या सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो ए पनिशेबल ऑफेंस। एंड रन मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स एंड रिव्यू बोर्ड्स रजिस्टर्ड बाय मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़। जो भी सारे के सारे मेंटल हेल्थ को डील करने वाले हॉस्पिटल्स हैं उनको उनकी सुपरविजन भी की जाएगी बाय द गवर्नमेंट, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर तो नहीं चल रही है। तो ये कुछ सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट मेंटल हेल्थ केयर के इश्यूज़ को डील किया है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना ही रखना है। इसके प्रोविजंस आपने दिमाग में बिठा रख कर रखने हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर एक क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का मेंस हो चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो। यूपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलो नेक्स्ट करेंगे किरण। एक और इनिशिएटिव है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मॉसजे ने ये 24/7
टोल फ्री हेल्पलाइन चलाई है, जहां पर अगर किसी भी पर्सन को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स या फिर और कोई मेंटल हेल्थ का इशू है तो वो यहाँ पर कॉल कर सकता है और उसको उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए सारे के सारे जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी और साथ में उसकी इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी शुरू किया जा सके। तो दैट इज दी हेल्पलाइन नंबर एंड अनदर वाज दी मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण रिसेंटली अभी जो कोरोना का टाइम था उसमें लॉन्च किया गया था कि भाई जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वो काफ़ी घरों में बंद टाइप से हैं तो उनको भी कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इशू ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या और कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या टीचर्स ही क्यों ना हो, उन सभी को बार बार गाइड करने के लिए, काउंसल करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19। और ये किसका इनिशिएटिव था? इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो ये मिनिस्ट्री आपको ऐसे ही याद रखनी है, दैट इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी कम्युनिटी के थ्रू किस तरीके से मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए आपने काम करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका इंडियाज वाटर क्राइसिस एंड विमेन कि जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसमें ये आर्टिकल लिखा गया है कि भाई किस तरीके से इंडिया का वाटर क्राइसिस विमेन की हेल्थ को, विमेन की डिग्निटी को हैम्पर कर रहा है नेगेटिवली। चलो तो देखेंगे कि भाई ये क्या कहता है। इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है इट इज अ वाटर स्ट्रेस्ड ड्यू टू चेंजिंग वेदर पैटर्न्स एंड रिपीटेड ड्राउट्स। इसमें जो ये पूरे के पूरे आपके इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से इंडिया में जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं और साथ ही जो ड्रॉट्स हैं वो पहले बहुत कम पड़ते थे बट अब बहुत रिसेंटली ही हर 2 या 3 साल बाद ड्रॉट देखने को मिल जाता है, खास करके ऐसे एरियाज में जहां पर कभी पहले ड्रॉट पड़ा ही नहीं। अगर हम विदर्भा की बात करें, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की बात करें, जैसलमेर वाले एरिया की बात करें तो दीज आर ड्रॉट प्रोन एरियाज। बट अगर यूपी की आप बात करो या फिर हरियाणा की बात करो, यहाँ पर ड्रॉट बहुत कम पड़ते थे, लेकिन अब ऐसे एरियाज हरियाणा यूपी में भी आपको मिल जाएंगे जहां पर ड्रॉट्स बहुत तेजी से पड़ रहे हैं। तो एक तो ये रीजन क्या है वाटर क्राइसिस का, बिकॉज जो एक रेनफॉल का पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है बिकॉज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स द मॉनसून जो कि इंडिया में मैक्सिमम बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अपने को क्लियर है। और साथ में ये बताया गया है कि जो वर्स्ट सफरर्स हैं वो हैं आपकी विमेन। और ये क्या क्यों है ये हम देखते हैं। अभी एक और डेटा इसमें दिया गया था कि वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू वर्सन, और भी बिगड़ेगी ये सिचुएशन as the overall population is expected to increase to 1.6 billion by the year 2050। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होने की वजह से ये वाटर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अभी कॉजेज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलो पहला है कि भाई वाटर क्राइसिस का मतलब क्या होता है। पहले तो विमेन पे इम्पैक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इंडिया में इसका कंडीशन किस तरीके से है। ये कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन है और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो 16% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 4% रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो इसीलिए इंडिया जूझ रहा है विद द वाटर क्राइसिस। As many as 256 of 700 districts in India have reported critical or overexploited groundwater levels according to the recent Central Groundwater Board data। कि भाई इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो पूरे तरीके से बहुत नीचे आ गया है।
क्योंकि ग्राउंड वाटर का यूज आप बेसिकली इरिगेशन के लिए कर रहे थे। इरिगेशन की वजह से जिसका लेवल है वो नीचे चला गया है। अब जब नीचे चला गया है तो जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो हैवी मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है ग्राउंड वाटर में, और वही हैवी मेटल्स क्या है, आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, और हैवी मेटल्स की बॉडी में जाने की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज ऑल्सो अकर। तो ग्राउंड वाटर लेवल का कम होना आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालता है। और ये डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि भाई इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स की जो हालत है वो क्रिटिकल है या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। It also says that 3/4 of India's rural families lack access to piped, drinkable water and must rely on unsafe sources. कि इंडिया में वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर अभी रिसेंटली आपको ध्यान हो तो सरकार ने एक जल शक्ति अभियान चलाया था। इट इज़ दी जल शक्ति अभियान, जिसमें चाहे रूरल एरिया हो, चाहे आपका जो अर्बन एरिया हो वो हो, इसका बेसिक पर्पस था नल से जल, जहां पर हर किसी फैमिली को जो फंक्शनल टैप हाउस होल्ड वाटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी पर्सन को पानी लेकर आने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही मोटर्स वगैरह लगी होंगी, पानी की पाइप्स लगी होंगी, और पाइप्ड वाटर सप्लाई इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जल शक्ति अभियान। ये अपने को क्लियर है? चलो, तो इसीलिए ये अभियान चलाया ही क्यों गया था? अभियान चलाया ही इसलिए गया था क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे इंडिया की रूरल फैमिलीज ऐसी हैं जो कि पाइप्ड वाटर को एक्सेस नहीं कर सकती हैं, और इनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत अनसेफ सोर्सेज पर ही रिलाय करना पड़ता है ना। चलो, एंड इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल। पूरे वर्ल्ड में अगर ग्राउंड वाटर 100 लीटर निकलता है तो इंडिया में वो 25 लीटर है। तो और पूरा वर्ल्ड एक तरफ, इंडिया एक तरफ, तो इसीलिए जो ग्राउंड वाटर का क्राइसिस है वो इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो दीज आर सम डेटा जहां पर आप ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इंडिया में वाटर क्राइसिस है। तो जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स आप लोग यूज करेंगे ताकि आपकी स्टेटमेंट को एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अदरवाइज हम तो कुछ भी लिख देंगे, तो कुछ भी नहीं लिखना है हम लोगों को, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है साथ साथ विद द डेटा। चलो, फिर है आपका कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, कि इंडिया में ऐसा क्या है कि भाई वाटर क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। फर्स्ट है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतना एक पर्सन के लिए पानी कम बचेगा। अगर टोटल पानी 100 लीटर है, पहले सिर्फ 100 लोग थे तो हर एक के हिस्से में 1 लीटर आ गया। अब लोग ही 200 हो गए तो हाफ लीटर आया, फिर 300 हो गए तो 1/3। तो ऐसे करते करते इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे। तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से द वाटर क्राइसिस हैज बीन एग्जैजरेटेड इन इंडिया। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेटा की बात करें तो ये कहता है कि अगर किसी कंट्री में 700 to 1220 बिलियन क्यूबिक मीटर्स यूज होता है, टोटल यूजेबल वाटर अगर इतना है, तो वो कंट्री इज वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। और जो पूरा डेटा है कि भाई अगर 1700 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर ईयर है, उससे अगर नीचे है तो ये वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होती है। और इंडिया में क्या है, इसका डेटा पूरा का पूरा 700 to 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर, तो मतलब इससे तो कम ही, 1700 से तो कम ही है। तो इसीलिए इंडिया इज ऑल्सो ए वाटर क्राइसिस कंट्री, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। और अगर बहुत जल्दी चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं उस पर ध्यान दिया गया, इरिगेशन के लिए और मेथड्स को नहीं इनोवेट किया गया, तो अल्टीमेटली इंडिया में जो वाटर का क्राइसिस है वो और तेजी से ट्रिगर होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हैम्पर्ड बाय दैट। ये अपने को क्लियर है? फर्स्ट रीजन ये है। सेकेंड रीजन है कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, पुअर वाटर क्वालिटी। इंडिया में जो रिवर्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी दी फ्रेश वाटर रिवर्स।
और ये सारा का सारा पानी लेकर आती हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि भाई कई सारी जो रिवर्स हैं वो ऐसी हैं जिनके पानी को आप नहीं पी सकते, और पीना छोड़ो, ऐसा पानी जहाँ पर आप नहा भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड है, खास करके बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, कि जो इंडस्ट्री का पूरा वेस्ट है उसको निकालने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स हैव नॉट बीन फॉलोड। और इसी वजह से जो एक पोल्यूशन का लेवल है रिवर्स में वो ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके बढ़ने की वजह से एक तो पानी पीने के लिए कम है, और साथ में अगर आप वो पानी पीते हैं तो अल्टीमेटली यू बिकेम दी डिजीज्ड प्रोन, तो ज़्यादा आपको डिजीज कॉज करता है वो पानी पूरा का पूरा। तो इसीलिए ये सारे के सारे इश्यूज हैं विच आर दी कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट है आपका ड्विंडलिंग ग्राउंड वाटर सप्लाईज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज तभी होगा व्हेन दी जो पूरी की पूरी सॉइल है आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ द कंक्रीटाइजेशन। हर जगह पर आपने रोड्स बना रखी हैं सीमेंट की, अब सीमेंट की रोड से तो पानी परकुलेट होकर नीचे जाएगा नहीं, इसीलिए ज़रूरत है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां पर आप कंक्रीट पूरा का पूरा बनाने की बजाय टाइल्स लगाएं। डिफरेंट काइंड ऑफ टाइल्स देखी होंगी आप लोगों ने अर्बन एरियाज में, जहां पर हल्का सा डिस्टेंस होता है बिटवीन टू टाइल्स, और इसी से जो रेन का वाटर है, बारिश का पानी जो है, इनसे होकर नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। लेकिन क्योंकि हर एरिया में ऐसी इनोवेशन स्ट्रेटजीज नहीं अपनाई हुई हैं, सिंपल रोड्स बनाई हुई हैं विद द सीमेंट, इसीलिए ग्राउंड वाटर की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी हो जाती है कम। और जब कम हो गई है तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो पानी है वो नदियों के थ्रू आपका ओशंस में चला गया है, और अगर एक बार पानी ओशन में चला गया तो अल्टीमेटली वो पीने लायक बचता ही नहीं है। अगर आपको उसको पीने लायक बनाना है तो यू नीड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है जिससे इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एंड नेक्स्ट इज अनसस्टेनेबल कंजम्पशन। कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो वाटर है वो ऐसे ही फ्लो करता रहता है, पाइप्स लीक कर जाती हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, तो वाटर वेस्टेज भी एक तरीके से है। और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो एक जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है, एक है जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है। तो जो अनसस्टेनेबल पैटर्न है पूरा वाटर अवेलेबिलिटी का वो भी बड़ा खतरनाक है। और अनसस्टेनेबल कंजप्शन जहां पर जो लोग हैं पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट हैं फॉर द इरिगेशन। अदरवाइज देयर इज अ नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट कि इरिगेशन के लिए आप लोग ना थोड़ा सा रिवर्स का पानी यूज करो, ग्राउंड वाटर मत यूज करो, वेल्स मत लगाओ, जो ट्यूबवेल्स हैं वो मत लगाओ। ट्यूबवेल से क्या होता है, सारा का सारा ग्राउंड वाटर आप निकाल लेते हैं और अल्टीमेटली आपकी इरिगेशन हो जाती है, बट उस वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है और फिर नीचे वाला पानी पीने लायक नहीं बचता। तो ये सारे इश्यूज हैं जहां पर कंजप्शन इज अनसस्टेनेबल। तो ये रीजंस हैं आपके कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस। अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट ऑन विमेन, ऐसा क्या इम्पैक्ट है ऑन विमेन? फर्स्ट इज वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन। इट इज कंसिडर्ड कि जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको पानी भरकर लेकर आना पड़ता है, तो पानी भरकर लेकर आना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन। और अगर चाहे ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से या ड्रॉट से, किसी भी वजह से ये जो विमेन हैं, ये जो वाटर क्राइसिस अगर ये बढ़ता है तो इससे जो विमेन हैं दे बिकम मोर वल्नरेबल, एंड दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज इको-फेमिनिज्म। इको-फेमिनिज्म इज वेयर कि एनवायरमेंट को हानि हम नहीं पहुंचने देंगे, बिकॉज आप एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते रहते हैं और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, हमें दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए और उस वजह से हम ज़्यादा फील करते हैं इनसिक्योर। तो हमें एनवायरमेंट को बचाना है एंड दिस कंसेप्ट इज द इको-फेमिनिज्म। तो इट मेक्स वुमेन मोर वल्नरेबल। सेकेंड है रिड्यूस एक्सेस टू सैनिटेशन। हम जब बात करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के अंडर हम लोगों ने इतने नंबर ऑफ टॉयलेट्स बनवा दिए, बट उन टॉयलेट्स का क्या फ़ायदा जो चीज़ फंक्शनल ही नहीं है।
जहाँ पर पानी ही अवेलेबल नहीं है, तो उससे तो आपका जो हाइजीन और सैनिटेशन है वो मेंटेन हो ही नहीं पा रहा। इसीलिए अगर आपको और जो इनिशिएटिव चलाए थे सरकार ने, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान, अगर आपको उनको भी ढंग से इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ पानी की अवेलेबिलिटी उन टॉयलेट्स में रखवानी पड़ेगी, अदरवाइज दोज मिशंस आर ऑल्सो फेल्ड। पहली चीज तो ये। और जब ये पानी अवेलेबल नहीं होता है तो अल्टीमेटली विमेन आर मोस्टली इनडिग्निफाइड एंड इनसिक्योर बिकॉज दे डू नॉट हैव मोर वाटर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये अपने को क्लियर है। तो इसीलिए विमेन पर इम्पैक्ट ज्यादा है बिकॉज विमेन नीड मोर वाटर फॉर द सैनिटेशन एंड हाइजीन एज कंपेयर टू द मेन। चलो, and also that ki women being forced to be water carriers leads to them having very less time for themselves। कि भाई जब आपका सारा टाइम पानी लेकर आने में ही चला गया तो अल्टीमेटली आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, साथ में आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, आपको और अपने आप पर काम करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए इससे जो ग्रोथ है पूरी विमेन की या पूरी फैमिली की वो कम हो जाती है, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आपको वैसे ही मिलनी चाहिए थी उनको पूरा करने में निकल गई, तो आपकी लाइफ पूरी स्ट्रगलिंग हो गई है। तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करती है विमेन को, मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका वाटर वाइव्स। वाटर वाइव्स का कंसेप्ट देखने को मिला था महाराष्ट्र के एक विलेज में कि भाई क्योंकि पानी लेकर आने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो एक जो विमेन है, एक जो वाइफ है, वो सारा का सारा काम करेगी घर का, और एक विमेन है जो वाइफ है आपका सारा पानी का रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। तो इससे क्या है, द पॉलीगैमी की जो प्रैक्टिस है वो हम लोगों ने देखी। तो अगर ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहा तो सिर्फ एक गांव नहीं, बाकी सारे जितने भी ड्रॉट प्रोन विलेजेस हैं वहां पर हमें वाटर वाइव्स का कंसेप्ट देखने को मिलता है। दिस इन्वॉल्व्स हैविंग मोर देन वन वाइफ टू कलेक्ट वाटर एंड इट इज सपोज्ड कि भाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेसिव थिंकिंग, जहां पर यू सी विमेन एज सब्सटीट्यूट फॉर वाटर पाइप्स और टैंकर्स। कि भाई अब आपने शादी कर ली है, आपने और दो वाइफ लेकर आ गए हैं, तो एक वाइफ घर का कर लेगी, एक वाइफ पानी लेकर आ जाएगी। तो इससे जो पूरी विमेन की डिग्निटी वो भी तो हैम्पर होती है। तो आप जब जस्ट उनको सब्सटीट्यूट समझ रहे हैं कि भाई पाइप्स या फिर टैंकर्स जो पानी प्रोवाइड करते हैं आपके एरिया में, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। तो दैट इज द इशू कि भाई ये इम्पैक्ट ऑन विमेन किस तरीके से करता है। चलो नेक्स्ट है फिर आपका वे फॉरवर्ड कि भाई इंडिया में वाटर क्राइसिस कैसे है, उसका क्या डेटाज हैं, क्या कॉजेज किस तरीके से कॉन्सिक्वेंस लाते हैं ऑन दी वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन। अब है वे फॉरवर्ड कि भाई आप और क्या क्या काम कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट है आपका addressing women's water, sanitation and hygiene requirements is a critical driver in attaining gender equity and unlocking the potential of half of the world's population. इंडिया में 50% of the population is females. इसीलिए अगर आपको अपनी इकोनॉमी का या सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करवाना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं सारी की सारी, और वो अपना कंट्रीब्यूशन खुद भी प्ले कर रही हैं। तो यहाँ पर इनकी सैनिटेशन की चीज़ों को, वाटर की नीड्स को, हाइजीन की नीड्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, तभी जो विमेन है उन पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। फिर आपका द वाटर लेवल्स ऑफ द फ्लड प्लेन एक्वीफर्स नीड्स टू बी मॉनिटर्ड scrupulously to be well above the river water level to avoid contamination by river water। फ्लड प्लेन्स में जो भी एक्वीफर्स हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये रिवर का पूरा कोर्स है, जब बाढ़ आई है तो ये एरिया इतना हो गया क्योंकि ज़्यादा पानी आया है, तो ये एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लड प्लेन्स। तो ये ज़्यादातर होते हैं जहाँ पर पानी जो है अंडरग्राउंड चला जाता है। तो ये जो एक्वीफर्स हैं ना वो भी हम लोगों को मेंटेन करने हैं। तो जब दोबारा बारिश कम होगी तो दोबारा से रिवर का क्या एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इन फ्लड प्लेन्स के जो एक्वीफर्स हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है बहुत मैक्सिमम मात्रा में, उसको भी हमें ढंग से मॉनिटर करने की ज़रूरत है ताकि ये रिवर के वाटर से अबव रहे, ताकि रिवर के द्वारा कोई पोल्यूशन यहाँ पर कॉज ना किया जा सके।
ये अपने को क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, इट कैन बी सिक्योर्ड बाय प्लांटिंग ऑर्गेनिक फूड फॉरेस्ट और फ्रूट फॉरेस्ट्स विच डोंट डिमांड टू कंज्यूम मच वाटर। कि ये जो फ्लड प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ पर पानी ग्राउंड वाटर में तो है ही ना, प्लस दे आर फर्टाइल एज वेल, इसीलिए यहाँ पर आप ऐसी चीज़ें लगाओ जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। तो जब वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी तो आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छे तरीके से होने देंगे, वहाँ से पानी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा। And last, in water management, corporations must play a more active role using their corporate social responsibility (CSR) efforts towards innovation and conservation of water and harness water recharge. जैसा कि ये कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक जो कंपनी आपके एरिया में फंक्शन कर रही है उसकी कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कम्युनिटी को वो अपलिफ्ट कर सके। तो वो कंपनी अपने CSR का जो फंड है, जो कि एक अपने प्रॉफिट का कुछ % वो लोग इस फंड में डालते हैं, और इस फंड को आप यूज़ करें मेनली फॉर द इनोवेशन, जहाँ पर आप वाटर की कंजर्वेशन पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज बना सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड की बात करनी है कि किस तरीके से इंडिया में वाटर क्राइसिस है, उसके क्या डेटाज आपको याद हैं, है ना, किस तरीके से आपको वो चीज़ें कोट करनी है इन इंट्रोडक्शन, फिर साथ में कॉजेज़ क्या क्या हैं, प्लस उनके कॉन्सिक्वेंसेज ऑन विमेन एंड अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड। तो हर टॉपिक हम लोगों ने ऐसे ही किया है जहाँ पर हमने इशू को डिस्कस किया है, उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको समझा है, और साथ में जो वे फॉरवर्ड है या फिर कोई भी सरकार का इनिशिएटिव है वो किस तरीके से उसको डील करता है, ये सारा हम लोगों ने हर टॉपिक में देखा है। चलो, तो ये 3 टॉपिक्स थे हमारे आज के सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर्स में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है करंट अफेयर्स में या कोई डाउट है तो यू कैन मेल, यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल, आप कॉल भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। बाकी अभी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर UPSC 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।